बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तनु श्याम। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, कोरोना की मार है, महामारी का जंग है, लोग घरों में सिमटे हैं, लेकिन फिर भी मानव का सदैव प्रयास कामयाब रहा है। इन्होंने मानव और विषाणु की लड़ाई में मानव की जीत हुई है। ऐसे अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन मानव निराश नहीं होता है और मानव का प्रयास सदैव सफल रहा है और इस बार भी हम लोग सफल रहेंगे। हम सभी मिलकर के यदि काम करते हैं तो स्वाभाविक बात है इस महामारी से हमें निजात मिलेगी। हम अपने भविष्य को सजा सकेंगे, संवार सकेंगे और फिर से पूरी दुनिया के सामने एक अपना पहचान बना सकेंगे। तो आइए, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके जीवन की बेहतरी के लिए, परीक्षा में कामयाबी के लिए। तो वो नया टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं यह जो कार्य करने जा रहा हूँ वह लोक कल्याणार्थ करने जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, तरह तरह की बातें मन में आती हैं, तो उनको समाप्त करने हेतु मैंने यह कार्य प्रारंभ किया। तो आइए, लोक कल्याणार्थ हेतु हम ये बात करने जा रहे हैं। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु। तो आज का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इज दैट ऑफ इंडियन पॉलिटी। वो थर्ड टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है वो है वो है प्रस्तावना। वो है प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना। यह है प्रस्तावना। यही कहलाता है प्रियम्बल, यही कहलाता है प्रियम्बल, यही कहलाता है प्रियम्बल, प्रियम्बल। तो जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है, ये दोनों एक ही बात है। कुछ लोग इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, हमें परीक्षोपयोगी बातें करनी है जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए, हम सबसे पहली बात आपको बतला दें, ये प्रस्तावना होता क्या है। ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये क्या है, हम कैसे इसको, क्या है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड whom is called preamble। चलिए, मैं इसको बड़ी सरल शब्दों में आपसे कह रहा हूं कि रियल में ये है क्या, मैं आपको बोलता हूं। हालांकि उससे यह तालमेल नहीं खाता है, लेकिन वो एक समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। सपोज दैट आपके हाथ में कोई पुस्तक है, राइट। आप ट्रेन से सवार होकर के जा रहे हैं, राइट। वो मोटी पुस्तक है। आपके बगल में कोई एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग आपसे वो किताब ले लिया और कहा, उन्होंने देखा, और वो मान लेते हैं कि 1000 पृष्ठ की है। उन्होंने केवल कंटेंट देख लिया। उसमें लिखा हुआ है, इतिहास से वो संबंधित वह पुस्तक है, उसमें लिखा है, पूरे इतिहास का सिलेबस दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है। बस उन्होंने उठाया, 2 मिनट तक कंटेंट देखा और वो कह दिया कि इसमें प्राचीन भारत का बात है, मध्यकालीन भारत की बात है और आधुनिक भारत की बात कही गई है। और फिर वो कंटेंट देख करके कि क्या विषय वस्तु है। जैसे कि मान लेते हैं आपका विषय वस्तु है सिंधु घाटी सभ्यता का, भाई प्राचीन भारत का है इतिहास, उसमें सिंधु घाट सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद है। फिर यदि मध्यकालीन भारत है तो भाई उसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है। यदि मॉडर्न इंडिया है तो भाई उसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सिलेबस दिया गया है। बस उस बुजुर्ग ने देखा और फिर किताब वापस कर दिया और उन्होंने वो समझ गया यह पुस्तक जो है यूपीएससी के लिए, आईएएस परीक्षा के लिए या पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही परीक्षोपयोगी है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने क्या पाया, व्हाट डिड यू गेट थ्रू दिस? आपने ये पाया, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने ये पाया कि भाई
रियल में कंटेंट में क्या लिखा जाता है कि किसी भी पुस्तक का उसका पूरा टॉपिक लिख दिया जाता है और उससे संबंधित बातें लिख दी जाती है। इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, कल मैंने आपसे बातचीत किया था, तो रियल में संविधान तो बहुत बड़ा है। हमने कहा था कि भाई 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और हमने कहा था कि भाई 8 अनुसूची है, और वर्तमान में मैंने कह दिया था कि 12 अनुसूची है। तो स्वाभाविक बात है, इतने बड़े संविधान को कौन पढ़ेगा, पढ़ने में क्यों रुचि लेंगे? फायदा हो तभी तो रुचि है, फायदा ही नहीं है तो फिर रुचि किस बात की है? इसमें कोई रुचि का कोई लेना देना नहीं है। आजकल व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए हर कार्य करता है, नहीं तो उनको कोई खास ऐसी रुचि होती नहीं है। तो मैं आपको बोलूं कि रियल में ये जो प्रस्तावना होता है, ये क्या है? एक दर्पण के माफिक है, यानी संपूर्ण संविधान का एक संक्षिप्त जानकारी, नट एंड सेल जो प्रस्तुत कर दिया गया है, संक्षिप्त रूप से सागर को गागर में भर दिया है, वही क्या कहा जा सकता है? प्रस्तावना। यानी कहने का मतलब हुआ, प्रस्तावना में संविधान के समस्त बातों को, मौलिक बातों को, मूलभूत बातों को, फंडामेंटल मैटर्स को संक्षिप्त रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, वही क्या है? वही जाकर के आपका प्रस्तावना कहलाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वास्तव में प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का दर्पण होता है। और के.एन. पालकीवाला ने तो कह दिया है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं आपको लिख रहा हूँ कि के.एन. पालकीवाला ने, एकदम याद रखिएगा, के.एन. पालकीवाला, ये के.एन. पालकी, ये वाला के.एन. पालकीवाला ने ये क्या कह दिया है कि प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना को ये क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान, ये संविधान का परिचय, ये पत्र, संविधान का परिचय पत्र ये कहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्रस्तावना को देखते हैं तो आप उससे रूबरू हो जाएंगे उस देश के संविधान से। आपको उतना बड़ा संविधान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से, बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि भाई इस संविधान में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई पालकीवाला ने क्या कहा कि भाई ये क्या है? ये संविधान का ये परिचय पत्र है। तो मोटे शब्दों में आपने प्रस्तावना को समझ लिया। अच्छा, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि ये प्रस्तावना में जो ये बातें कही गई है, तो प्रस्तावना में आखिर क्या है भाई? आखिर है इसमें क्या? किन बातों की चर्चा की गई है? तो भाई वह तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो प्रस्तावना से जो कुछ मूलभूत बातें हैं, उन मूलभूत बातों को आप पहले देख लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आसानी से सी एंड शुट वाली बात आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आएगा आप तुरंत उसको हल कर सकते हैं, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और यदि आप प्रस्तावना के मूल तत्व को नहीं समझ पाते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैं कितनी भी बात कह दूं तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि प्रश्न तो बना ही नहीं, सर ने तो बहुत बातें कही लेकिन प्रश्न तो हिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कम समय में ऐसी बात की जाए जिससे कि बच्चे का, यूपीएससी एस्पिरेंट का, पीसीएस एस्पिरेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप उनको सॉर्ट आउट कर दो, आप उनको क्रैक डाउन कर दो। तो आइए हम आप देखिए, बड़ी सरसरी निगाह से आप इसको देखिए, आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि मैंने कम शब्दों में, चंद शब्दों में समस्त बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देखिए, तो सबसे पहली बात जो अक्सर बात पूछी जाती है, तो ये क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को
संविधान की कुंजी कही जाती है। एकदम याद रखिएगा, ये हजारों बार पूछा गया है। संविधान की ये क्या कहा जाता है? ये कुंजी। ये संविधान की ये क्या कहा जाता है? कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? ये कुंजी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बराबर पूछा गया है। आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाओ, प्लीज़ गो इन एनी एग्जामिनेशन, आइदर हायर लेवल और लो लेवल एग्जामिनेशन, आप इस प्रश्न को बराबर देखोगे। तो सबसे पहला बात आप इसको देखो कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आप एक प्रश्न आपने क्लियर कर दिया, कंसेप्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब इसकी व्याख्या एक सेकंड के लिए सुन लो कि भाई कुंजी का मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी चाबी। जो बात आपको समझ में नहीं आती है, संविधान की जो बातें आपको समझ में नहीं आती है, आप प्रस्तावना को पढ़ करके उनके भाव को, उनके विचार को, उनके कंसेप्ट को, उनकी अवधारणा को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। यानी भाई आप इसको ओपन करिए, और यदि मामला गंभीर है, आप यदि समझते नहीं हैं, तो प्रस्तावना चैप्टर को उल्टाइए और उलट करके पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के मूलभूत बातों को, समग्र बातों को आप आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दैट इज़ वाई ये क्या कहलाया? संविधान की कुंजी। चलिए, ये भी बात आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा गया है भाई। तो जो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है, वो नेक्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो वो कहता है कि संविधान में यह परिवर्तनीय नहीं है। ये संविधान में परिवर्तनीय, ये संविधान में परिवर्तनीय, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ परिवर्तनीय का मतलब है नॉट कन्वर्टेबल इन द कोर्ट, यानी न्यायालय में इससे संबंधित मामला को नहीं ले जाया जा सकता है। यही इसका टैक्टफुल मीनिंग है, टेक्निकल मीनिंग है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आप अक्सर इस बात को ध्यान में देखिए, ये प्रश्न बराबर पूछा गया है। आप 10 साल के प्रश्न पत्र को निकाल करके देखिए, उसमें ये बातें लिखी गई है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैंने आपके सामने यह बात परोस दिया। अब थर्ड पॉइंट आप आ जाइए कि व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में इस बात को देखिए कि इसमें क्या बात है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तब अब हमको जो देखना है, इस बात को ध्यान से, इसमें क्या देखना है भाई? इसमें हमको ये देखना है कि प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ बातें, प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय से संबंधित बातें, ये संबंधित तथ्य, इससे भी जो प्रश्न पूछा जाता है, वो 3 प्रश्न आपको आपके सामने परोसा जाएगा। ये 3 प्रश्न है, बस इस 3 प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर मैं मानूं आप अच्छा कर सकते हो, इसमें नो डाउट। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए? टैक्टफुल होना चाहिए। तो देखिए क्या है भाई इसमें है वेरुवारीवाद। ये है वेरुवारीवाद। तो ये वेरुवारीवाद कितना का है? ये है 1960 का एक मामला। दूसरा मामला है गोलकनाथ, ये है गोलकनाथ बनाम, ये है, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब सरकार। ये है पंजाब सरकार, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये है 1967, ये 1967। और तीसरा वाद है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल सरकार। केशवानंद बनाम केरल सरकार, यही ये केरल सरकार। तो ये जो केरल सरकार है, ये केशवानंद बनाम ये केरल सरकार, ये कितना में है? 1973। और वेरुवारीवाद कितना में है? 1960। आप 3 बात को याद रखिए, एकदम गांठ बांध लीजिए, कोई आवश्यकता ही नहीं होगी
बहुत लंबी चौड़ी बात सुनने की परीक्षा पास करने से मतलब है, लंबे भाषण सुनने से कोई फायदा नहीं करता है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहला बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बात ले रहे हैं, का है प्रस्तावना से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर देखिए बेरूवारीवाद 1960, प्लीज वन सेकेंड मैटर, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 और केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। आप इस 3 बात पर गौर फरमाइए। तो जो 3 बात पर हम लोग जो गौर फरमाएंगे उस बात को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, जो प्रश्न में पूछा जाता है उस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो प्रश्न में पूछा जाता है तो ये बेरूवारीवाद से पूछा जाता है 1, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार से पूछा जाता है 2 और तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार से पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बेरूवारीवाद 1960 के से संबंधित बात करते हैं। देखिए तो ये इसमें क्या पूछा जाता है, इसको एकदम आप गांठ बांध लीजिए। तो हम इसे आपको लिख देते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट कर देते हैं। बेरूवारीवाद 1960, ये बेरूवारीवाद 1960। इसमें क्या कहा गया भाई? तो बेरूवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, अपना निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। यही बात याद रखना है आपको। ऐसे हम कहानी अभी सुनाएंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना, एकदम हॉट बात है, ये एकदम मूलभूत बात है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग ये नहीं है। इसको एकदम गांठ में बांध लो, ये लाइन एकदम गांठ में बांध लो। ज़्यादा लंबा चौड़ा सुनने की बात नहीं है, आप इसको कान में एकदम खोस लो इसको। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये बात कहा? बेरूवारीवाद 1960 में कहा। सबसे पहला बात आपको यही याद रखना है, यही सबसे पहला बात आपको मेमोरी में आपको यही रखना है। आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। तो आपने इसको रिमेंबर कर लिया। अब सेकंड बात मैं सुनाता हूँ। तो जो सेकंड बात मैं आपको सुनाता हूँ वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। तो देखिए इसमें कौन सी बात कही गई भाई? इसमें जो बात कही गई वो क्या बात कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? तो देखिएगा बड़ी क्लियर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संविधान की भाषा, यदि संविधान के कोई तथ्य अस्पष्ट हो, कोमा संदिग्ध हो तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ये बात एकदम याद रखना, एकदम क्लियर कट याद रखना कि यदि संविधान में कोई भी तथ्य अस्पष्ट है या संदिग्ध है, समझ में नहीं आती है बात, तो भाई उनकी स्पष्टता, उनकी क्लैरिटी के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? आप प्रस्तावना में जा सकते हैं। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में ये बातें स्पष्ट रूप से उभर करके आई। राइट। अब तीसरा बात यहाँ पर देखिए, ये केशवानंद बनाम केरल सरकार 1973, इसमें कौन सी बात कह दिया आप एकदम याद रखिए। अभी मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं सुना रहा हूँ, जो मूलभूत बात है उसी बात को मैं आपसे कह रहा हूँ। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार
1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो अब 3 तथ्य को आपने क्लियर हो गया, आपके सामने 3 बात क्लियर हो गया। यदि आपसे कोई पूछे, आपके मित्र हैं, आपके सीनियर हैं, आपके शिक्षक हैं, आजकल तो कंपटीशन में लंबी चौड़ी बात की कोई प्रश्न ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की हम आपको तैयारी करा रहे हैं, यानी पीटी की तैयारी चल रही है, तो इसमें अभी उतना नहीं है, लेकिन मैं सुनाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा, बेरूवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एकदम कान में डाल दीजिए। सेकंड बात देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि संविधान के कोई तथ्य अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, संदिग्ध हो, जिसमें सस्पिशन हो, तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। आप प्रस्तावना में जाकर के इस बात का सहारा ले सकते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या इसका क्लैरिफिकेशन है, आप इस बात को समझ सकते हैं। और तीसरा याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, इसमें सीधी सी बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसको बदल दिया? तो बदल दिया बेरूवारीवाद ने जो निर्णय दिया था 1960 में, उसको 1973 में बदल दिया। और बदल करके क्या कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और प्रस्तावना, फिर सुनिएगा, प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है। ये जो संविधान है, प्रस्तावना जो है, ये संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो ये प्रस्तावना यहाँ क्या हो गया? संविधान का ये मूलभूत ढांचा है। तो इस बात को आपने समझ गया। तो यहीं पर प्रस्तावना को फिर एक बार क्या मान लिया गया? मूलभूत ढांचा मान लिया गया। तो प्रस्तावना को क्या मान लिया गया भाई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? उच्चतम न्यायालय ने क्या मान लिया? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है। ये संविधान का ये अंग है। संविधान का अंग है। उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का क्या मान लिया? अंग मान लिया। तो उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। संविधान का अंग मान लिया। तो कहने का मतलब है कि प्रस्तावना मूलभूत ढांचा है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना क्या है भाई? प्रस्तावना ये मूलभूत ढांचा है। ये क्या है? ये मूलभूत ढांचा है। तो इस प्रकार से हमने 3 बात को देख लिया। अब 3 बात को यहाँ पर देखिए। अब थोड़ा थोड़ा हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुना देते हैं। तब आपको जो काम की बात थी ये हो गया। अब थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन सुना देते हैं कि ये तीनों बात क्या है। इस बात को अब आप जरा सा समझ लीजिए और देखिए क्या क्या हुआ है। सरकार ने कैसे चतुराई की है, संविधान से छल करके कैसे निकलने का कोशिश किया है, लेकिन वो पकड़ा गया है। कभी कितनों वो कोशिश किया कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
इस संसद को क्या कर दिया, लगाम लगा दिया। क्यों भाई, मैं आपको सिंपल सा बात कहता हूँ, संसद क्या है, संसद एक उन्मत्त हाथी की तरह है। आप वो उस पर लगाम लगाने के लिए कौन बैठा है, वो जुडिशरी बैठी हुई है। तो देखिए कैसे क्या, सो सुनिए, देखिए हम आपको यहाँ पर पहले बता देते हैं बेरूवारी वाद। ये है वेरू, ये वेरूवारी, ये वाद, ये कितना है 1960, ये 1960। तो पाकिस्तान तो अलग हो गया। तो भैया पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान उसमें दो प्रकार, इस प्रकार से था। देखिएगा, ये पाकिस्तान की जो बात हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान का ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन ये इस प्रकार से चलता था। ये पाकिस्तान का ये पोर्शन चलता था। ये तो ये जो पाकिस्तान का ये जो पोर्शन है, ये पाकिस्तान का, तो ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश और ये है पाकिस्तान। तो ये पोर्शन आपका क्या पड़ गया, ये पोर्शन पाकिस्तान। यानी किधर, उत्तर पश्चिम में भी पाकिस्तान और इधर पूरब में भी पाकिस्तान, तो दोनों तरफ से पाकिस्तान था। तो भाई जब सीमा रेखा का वाद हुआ तो यहीं पर क्या है, एक जाकर के जगह है, गांव है, एक गांव है, एक क्या है यहाँ पर, एक गांव है। तो इस गांव का नाम क्या है, ये है बेरूबारी। इस गांव का नाम क्या है, ये है बेरूबारी। और ये कहाँ पड़ता है, जलपाईगुड़ी में पड़ता था, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पड़ता था। तो ये हुआ क्या, जब ये बाउंड्री लाइन खींच दिया गया तो हुआ क्या कि आधा गांव आ गया भारतवर्ष में और आधा गांव आ गया पाकिस्तान में। तब इस पर बड़ा विवाद हो गया कि साहब आधा गांव पाकिस्तान और आधा गांव हो गया जाकर के क्या भारतवर्ष। मान लीजिए कि अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जाकर के तुरंत अपने घर के बरामदे पर यदि जाएं तो वो पाकिस्तान हो गया और कमरा में घुसें तो वो भारत हो गया। बड़ा अटपटा सा लगता है। वही बात यहाँ पर भी लगने लगा। तब उसने क्या किया गया, मामला ये लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहा गया कि इस पर पाकिस्तान ने भी अपना नाराज़गी व्यक्त किया कि भाई ये तो गलत बात है, आप ऐसा करिए, हमको बेरूबारी दे दीजिए। तब बेरूबारी देने का मतलब है पूर्वी पाकिस्तान में आ जाएगा, यानी बांग्लादेश में आ जाएगा। तो इसमें जाकर के मामला बहुत गंभीर हो गया। तो यहाँ पर विचार ये हुआ कि भाई बेरूबारी तो भारत का अंग है, तो जब बेरूबारी भारत का अंग है तो हम पाकिस्तान को कैसे दे देंगे। क्या संसद को भारत का क्षेत्र किसी अन्य राज्य को देने का, किसी अन्य देश को देने का अधिकार है, ये एक प्रश्न था। तो हम इस पर विशेष बहस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3, उस समय हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, भारत सरकार इसको बांग्लादेश को दे सकती है, बशर्ते कि क्या करके, संविधान में संशोधन करके। बस संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद बेरूबारी को किसको दे दिया गया, यानी बांग्लादेश, वर्तमान के बांग्लादेश और उस समय के पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये था मामला, बेरूबारी बात था। और ये बात, यही बात यहाँ बेरूबारी का है। तो बेरूबारी से जो संबंधित प्रश्न पूछा जाता है हर हमेशा, ये क्या पूछा जाता है कि भाई इसमें प्रस्तावना में क्या इसकी बात है। तो इसमें हमने आपको कह ही दिया कि बेरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग नहीं है। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, छोटी सी बात कह दिया। आप इतने बात याद रखिए, बहुत सारी बातों को याद रखना क्या कह सकते हैं, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। आप अच्छा का संक्षिप्त में किसी बात को याद रखिए, जितना काम है उतने से मतलब रखिए, अन्यथा आपको बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, आपको दिमागी कसरत करनी होगी, आपको लगेगा कि बहुत बोझ होते जा रहा है, अच्छी बात नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं गोलकनाथ बनाम, यही है गोलकनाथ बनाम, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये पंजाब सरकार। तो देखिए ये भी प्रस्तावना से संबंधित बात है। तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में क्या मुद्दा है भाई, तो हमने अभी अभी आपको कहा ये कितने का मुद्दा है, ये 1967 का है। तो गोलकनाथ ये कौन थे, ये गोलकनाथ ये पंजाब के निवासी थे। ये गोलकनाथ जो थे ये कहाँ के निवासी थे, पंजाब के ये निवासी थे। और इनके पास 500 एकड़ ज़मीन था, इनके पास क्या था, 500 एकड़ ज़मीन था। तो वही जाकर के पंजाब सरकार ने क्या किया, पंजाब सरकार ने एक एक्ट पास करके इसे गोलकनाथ से क्या कहा कि भाई ये 500 एकड़ अब आपके पास नहीं रहेगा। क्यों
ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, सबों को अधिकार दिया जाएगा। और इतना बड़ा जो आप फॉर्म बनाए हुए हैं ये अनुचित है। इसमें सबों का अधिकार है, केवल एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण धरा हो, सवै भूमि राजे का हो, यह उचित नहीं लगता है। ये प्रजातंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। कहना क्या था, गोलकनाथ बहुत तेज तर्रार थे। गोलकनाथ क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज दे दिया कि साहब प्रॉपर्टी मेरी है, हमने इसको अर्जा है, हमने इसको कमाया है, तो ये सरकार कैसे मेरी प्रॉपर्टी को छीन सकती है। तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट गया गोलकनाथ ने, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर दो बात यहाँ पर कर दिया गया कि ये बात स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं भाई, यहाँ पर जो कर दिया जाएगा तो ये बात स्पष्ट रूप से चलेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी में इस प्रकार की बातें नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो गोलकनाथ बनाम ये पंजाब सरकार है, तो इसमें यही प्रॉपर्टी से संबंधित क्या था, ये विवाद था। और यहाँ भी यह बात स्पष्ट हो गया कि भाई ये बात आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, प्रस्तावना में इस पर जो संविधान में स्पष्ट बात कही गई है, उस बात को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि ये बात नहीं होगी। तो ये था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 था ये। तो हमने पहले ही कह दिया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया गया है कि भाई जहाँ आपको कोई दिक्कत हो, संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो भाई आप प्रस्तावना में जाकर के इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, तो ये बात मैंने आपको कहा कि मामला पंजाब से रिलेटेड है और भूमि से संबंधित मामला है। देखिएगा, ये भूमि से क्या है, ये संबंधित मामला है। सेकंड बात, हम लोग आगे जब इस पर पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित जब ये बात इसमें पढ़ेंगे, तब हम लोग इस पर और विशद चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी प्रस्तावना से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इनकी गहराई में जाना उचित नहीं समझते हैं। चलिए, अब तीसरी बात है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर कौन सी तीसरी बात है भाई, तो ये तीसरी बात यहाँ पर है केरल सरकार, यही क्या नाम है, केशवानंद भारती, यही है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। ये बनाम ये क्या है, ये है केरल, ये केरल सरकार कितना है, 1973, ये 1973। ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, एकदम याद रखिएगा। जब हम लोग सब्जेक्टिव में जाएंगे तो इस पर बहुत बड़ा विस्तार से विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये मामला किससे है, ये मामला है केरल सरकार और केशवानंद भारती से संबंधित है। तो केशवानंद भारती क्या थे, ये मंदिर के एक प्रमुख थे, ये मंदिर के प्रमुख थे। तो केरल सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लाया और उस एक्ट में यही कहा कि जो मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, छीन लेना है और छीन करके सरकार के हाथ में डाल देना है। वही जाकर के केशवानंद भारती ने क्या कर दिया, इस पर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि भाई संविधान के मूलभूत अधिकार पर, संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार किसको नहीं है, संसद को नहीं है। और ये बात तो पहले भी कहा गया। तो होता क्या है, हर हमेशा सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसी बातें करती है, चालाकी करती है, जिससे कि इस प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट लोग ना जा सके। काहे, सुप्रीम कोर्ट तो लगाम लगाती है, इन पर नकेल कस देती है, इनकी मनमानी को रोक देती है। तो इसके लिए दो तीन बात है, स्पष्ट रूप से कहा गया। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे आर्टिकल 13, ये आर्टिकल क्या है, यह है 13। तो यहाँ भी यही बात लिखा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बोल देते हैं, जिससे कि संविधान के आधारभूत मूल संरचना, बुनियादी संरचना को धक्का पहुंचे, यानी उसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वो भाई जो कानून होगा, वह जो लॉ होगा, वो जो क्या होगा भाई, ये लॉ वो इनवैलिड होगा। तो यहाँ भी है। तो सरकार क्या करती है, सरकार बड़ी होशियारी से काम लेती है कि भाई इस प्रकार का मामला कभी उठे ही नहीं। तो ये क्या करती है सरकार, इसमें सिंपल सी बात वो करती है, किसी मामले को किस में डाल देती है, 9वीं अनुसूची में डाल देती है। ये नवीं अनुसूची में
इसको क्या करती है, ये डाल देती है। यदि कोई विवादित मुद्दा है, उसमें सरकार को लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और फिर मेरी संसद की जगहसाई होगी, तो भाई उस अवस्था में बचने के लिए उसको किस में डाल देता है, ये नवीं अनुसूची में डाल देता है। तो नवीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि जिस विषय को नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सरकार ये बात कर देती है बड़ी होशियारी से। और इसके लिए क्या कर दिया गया, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1964 में कुछ तथ्यों को चुन करके किस में रख दिया गया, नवीं अनुसूची में रख दिया गया। और नवीं अनुसूची में रखने के बाद यह बात उसका हाथ बंद जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन अब और पर्दाफाश हो गया है कि भाई यदि आप नवीं अनुसूची में डाले हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन यदि चाहे तो उस पर न्यायालय अपना विचार दे सकती है। कहने का मतलब अब सरकार को बहाना मारने का या बचने का, गलत कार्य करके बचने का कोई उम्मीद नहीं है। और उनको लगता है कि अब संविधान में जो बातें कही गई हैं उसमें किसी प्रकार का छलावा संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्यों? इस पर अंकुश लगाने के लिए कौन बैठी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट। यही अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर कौन बैठी हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट। यही डिसीजन देने के लिए ये बैठी हुई है। तो अब तो भाई यह भी बात नहीं है कि आप यदि किसी मामले को नवीं अनुसूची में डाल दीजिएगा तो भाई लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इस पर संज्ञान ले सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तावना से संबंधित जो 3 विवाद था उसको आपने देख लिया। अब देखिए, अब आगे चलिए। अब इसमें ये प्रश्न है कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किस से शुरुआत होती है। तो ये जो प्रस्तावना है इसकी हम लोग जो शुरुआत करते हैं, तो देखिए प्रस्तावना में क्या बात है। प्रस्तावना तो मैं हर बच्चों से कह दूं, हर नौजवान से मैं कह दूं जो वन हु आर द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन, हर किसी को ये प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है मुझे ये प्रस्तावना अक्षरशः याद नहीं है। खैर छोड़िए, परीक्षा जो इसमें परीक्षोपयोगी बात है उस बात को देखिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये जो प्रस्तावना है तो ये रियल में किन शब्द से शुरू हुई है। तो प्रस्तावना में कुछ शब्द है जिसको आपको समझ लेना अनिवार्य है। तो प्रस्तावना में कौन कौन शब्द है इस बात को आप समझ लीजिए। तो प्रस्तावना में है हम शब्द है, हम शब्द है। प्रस्तावना में कौन शब्द दिया गया है, ये गणतंत्र दिया गया है, गणतंत्र है। तीसरा है समाजवाद है, ये समाजवाद है। चौथा ये पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, ये है पंथ निरपेक्ष है। पांचवा ये क्या है, बंधुत्व है, ये बंधुत्व है। ये फिर इसमें क्या दिया गया है, इसमें न्याय दिया गया है, ये न्याय शब्द को दिया गया है। न्याय को 3 भागों में यहाँ बांट दिया गया है। ये राजनीतिक न्याय है, ये है राजनीतिक, ये राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय। ये है आर्थिक न्याय, ये है आर्थिक, ये है आर्थिक न्याय। और ये क्या है, ये सामाजिक न्याय है, ये है सामाजिक, ये है सामाजिक, ये न्याय यहाँ पर बांट दिया गया है। इसी में क्या दे दिया गया है, इसी में दे दिया गया है समानता दे दिया गया है, ये समानता का अधिकार दिया गया है। इसी में संप्रभुता की बात कही गई है, ये संप्रभुता की बात कही गई। तो ये सब बात बराबर पूछा जाता है। तो आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, हम गणतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व, न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, समानता, संप्रभुता। आप इतने बात याद रखिए। आप यदि इतने बातों को याद रख लेते हैं तो मैं बोलूं आपका 80% काम क्लियर। आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें परीक्षोपयोगी हैं, आप इसको एक एक करके समझ लीजिए। 1 by 1 ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यूज। आप एग्जामिनेशन व्यू के तहत इसको समझिए। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था
ये हम शब्द वाला को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी में पीटी में ये हम शब्द वाला प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तो कहता है कि ये प्रश्न जो पूछा गया है उसमें कौन बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है हम शब्द के बारे में यहाँ पर कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से हुई है? तो भाई किस शब्द से हुई है? हम शब्द से हुई है। आप ये प्रश्न को आपको मैंने कह दिया। तो देखिए हम शब्द यहाँ पर क्या है? हम शब्द यहाँ पर है प्लुरल है। यहाँ पर आई का यहाँ पर क्या है? वी। तो यहाँ वी क्या है? ये प्लुरल है। ये क्या है? प्लुरल है। और आई यहाँ पर क्या है? ये है सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। तो ये आई शब्द का प्रयोग न करके ये क्या कर दिया गया? ये वी शब्द का प्रयोग किया। मैं शब्द का प्रयोग न करके कौन शब्द का प्रयोग कर दिया गया? हम शब्द का प्रयोग कर दिया। ये बड़ा भारी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और ये बतलाया है कि सार्वभौमिक शक्ति भारत की जनता में है। तो इसका माने क्या है? अब तो हमने आपको प्रश्न बता दिया कि क्या प्रश्न पूछा गया है। अब शुरुआत किस चीज़ से हुआ ये बता दिया। हम शब्द क्यों किया गया, अब इसको सुनिए। इसका क्यों, इसका क्या है, रिजल्ट क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इस बात को अब सुन लीजिए। देखिए इसका भावार्थ क्या है, इस बात को सुनिए। इसका वेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वी। देखिए हम का मतलब ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब है संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जो कहां से कहां तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जितने भी लोग निवास करने वाले लोग हैं, उन सबों की सहमति से यह संविधान बनाया गया है। कल आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत के, हम इसको रद्दी की टोकरी में डालने वाले हैं, ये बेकार का प्रपत्र है, ये गुलामी का दास्ता है। लेकिन मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पहले संविधान को पढ़ो, तब फिर समझो, एंड आफ्टर दैट प्लीज डिस्कस ऑन दिस मैटर। खैर, जब कभी भी कोई चीज़ बनता है तो उसमें कुछ विवाद तो होना लाजमी है। हम 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयास किया गया कि भारत के सभी वर्ग के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग लें। तो मैंने कल भी कहा था कि भाई इसमें हिंदू वर्ग के लोग भी भाग लिए हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग भी भाग लिए हैं, अन्य वर्ग के लोग भी भाग लिए हैं, ताकि कोई ये नहीं कह सकता है ये संविधान जो बनाया गया वो मेरी अनुपस्थिति में बनाया गया, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है तो मैं इस संविधान को क्यों मानूं? ठीक है, आज जो लोग बोलते हैं कि भाई इस संविधान को हम नहीं मानते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये बेकार की बात है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आपके प्रतिनिधि ने, आपके वर्ग ने, आपके लोगों ने इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए आपको मानना चाहिए। तब वो यदि बोलते हैं कि मैं तो नहीं किया हूं, अरे आप नहीं किए हो, आपका बाप दादा तो किया है, इसलिए संविधान को मानना क्या है आपको जरूरी है। और देखते हैं सरकार इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि नहीं मानोगे तो आप पर क्या किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा, आप क्या होगे, यू विल बी गिल्टी बिफोर द लॉ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम शब्द कहता है कि हम सबों की सर्वसम्मति से यह संविधान बना है। यहां पर क्या है, भारतीय लोगों की सर्वसम्मति को ये क्या करता है, ये दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति इसको इनकार नहीं कर सकता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते। सेकंड बात, ये क्या दर्शाता है कि भारत के संविधान को बनाने में सबों की भागीदारी है। भारत के संविधान को बनाने में सबों की भागीदारी है। सबों की ये भागीदारी है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाया है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं
कि कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है, समाज विशेष है, समुदाय विशेष है, जाति विशेष है, ऐसा नहीं है। सबों की भागीदारी है। पार्टिसिपेशंस ऑफ ऑल वन हु आर लिविंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इसीलिए आपका कहा हुआ बात कभी भी मान्य नहीं होगा और आपको ये मानना ही पड़ेगा, संविधान के नियम को मानना ही पड़ेगा। आप यदि कहते हैं कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ आप क्या होंगे, यू विल बी पुट इनटू जेल, आपको जेल जाना होगा। ये कोई खेल बात नहीं है। आप इतने बड़े संविधान को नकार देंगे, यह सामान्य बात नहीं है। और थर्ड बात यहां पर देखिए, ये अंडरस्टूड है कि हमने बनाया है संविधान। किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। इसमें ईश्वर की कोई बात नहीं है, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना ये देना नहीं है। ईश्वर से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम संविधान को हम लोगों ने बनाया है। वन हु आर लिविंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दे कंस्टिट्यूट्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि भाई यह ईश्वर की असीम कृपा से बना है या अन्य गॉड की असीम कृपा से बना है या अल्लाह की असीम कृपा से बना है। ये बात आप नहीं कर सकते। इसको हमने बनाया है। कहाँ के लोगों ने बनाया है? भारतवर्ष के अंदर रहने वाले, भारतीय भूभाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों ने इसको मिल करके बनाया है और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि देखिए मेरा संविधान देखिए। यही कारण है कि आज तक मेरा ये संविधान कोई हिला नहीं पाया है और ये संविधान अपनी शैशवावस्था को पार करके अपनी यौवनावस्था में अब प्रवेश करने वाला है। तो हम शब्द का स्पष्ट व्याख्या आपने समझ लिया। अब आइए दूसरा, गणतंत्र की व्याख्या को समझिए। ये गणतंत्र का माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? इसका मतलब क्या है? ये गणतंत्र का माने क्या है? इस बात को अब आप देखिए। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। गणतंत्र का मीनिंग क्या है, इस बात को अब आप देखिए। गणतंत्र, ये है गणतंत्र, ये गणतंत्र है। देखिए, तो जो गणतंत्र है इसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। ये है रिपब्लिक। तो सिंपल सी बात, इसका मीनिंग है गणतंत्र। गण का मतलब होता है सामान्य, आम लोग, कॉमन पर्सन, यानी आम जनता। ऐसा तंत्र जो कि आम जनता के द्वारा संचालित किया जाता हो। तो इसको यदि हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहेंगे, राजनीति विज्ञान की भाषा में कहेंगे, तो गणतंत्र का मीनिंग होता है कि सर्वोच्च शिखर पर, देश के सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर कैसा व्यक्ति हो? निर्वाचित व्यक्ति हो। निर्वाचित, देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति क्या हो? निर्वाचित व्यक्ति बैठा हो, यानी पदस्थापित हो, बैठा हो। तो देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति बैठा हो, कहने का मतलब जो मुख्य कार्यपालिका का प्रधान है, जो मुख्य कार्यपालिका है, ये मुख्य कार्यपालिका, तो जो चीफ, जो मुख्य कार्यपालिका हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारा क्या है? ये चुना हुआ है, ये इलेक्टेड है। ये क्या है? इलेक्टेड है। ये इलेक्टेड है, ये वंशानुगत नहीं है, ये वंशानुगत नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि देश का जो शासनाध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये गणतंत्र कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसको नट एंड शेल में हम लोग कह सकते हैं, देश का जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित हो, देश का शासनाध्यक्ष क्या होना चाहिए? देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित हो। ये निर्वाचित, ये क्या हो? निर्वाचित हो। मस्ट बी इलेक्टेड। ये क्या हो? मस्ट बी इलेक्टेड। वही क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो भारत मेरा क्या है? ये रिपब्लिक है। भारत मेरा क्या है? ये रिपब्लिक है। क्यों? इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति ये क्या है? ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, न कि ये कोई वंशानुगत है। अभी यदि वंशानुगत होता तो वर्तमान जो ये राष्ट्रपति हैं
रामनाथ कोविंद ये कभी भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? ये तो कोई राजघराने से नहीं है, कोई हायर क्लासेस से नहीं है, कमजोर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस केस ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसके तहत आया? वो आया इसी के तहत, रिपब्लिक के तहत आया। अब आप सोचो कि हमारे संविधान में कितनी अहम बातें कही गई हैं और कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। हर किसी को क्या दिया गया है? मौका दिया गया है कि भाई आप में यदि गुणवत्ता है, इफ यू हैव क्वालिटी यू कैन रीच ऑन एपेक्स बॉडी, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गो देयर सच टाइप ऑफ पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट या कोई भी पोस्ट पर आपको जब पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तीसरी बात को देखिए, हम तीसरी बात इसमें 3 शब्द इस जगह लिखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए 3 शब्द को लिखते हैं, ये है समाजवाद, ये है समाजवाद, ये समाजवाद। दूसरा शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, ये है पंथ निरपेक्ष। और तीसरी बात हम लोग लिखते हैं ये अखंडता, ये तीसरी बात लिखते हैं ये अखंडता, ये तीसरी बात है अखंडता। ये तीनों शब्द में जो बराबर जो पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा इस 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो हम लोग लिखते हैं संविधान के, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग लिखते हैं 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये 3 बातें जोड़ी गई। ये 3 बातें क्या किया गया? ये जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये बात आपसे कभी कभी घुमा देता है कि इसके क्रम को सजाइए। कभी आपको क्या कर देगा? समाजवाद को नीचे लिख देगा, अखंडता को ऊपर कर देगा, तो आप घबराइएगा नहीं। तो सबसे पहले आप जो जोड़िएगा तो नंबर 1 एक समाजवाद, सेकंड पंथ निरपेक्ष और थर्ड ये क्या है? अखंडता। ये क्रम सजाने भी दे देता है। आप इसी जगह देखिएगा और ये पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। एकदम रिमेंबर रखो, प्लीज रिमेंबर इट। यदि आप इसको भूलते हो तो भयानक भूल है और एक भूल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसीलिए आप कभी अपने जीवन में भूलो मत, गलती मत करो, नहीं तो फिर आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पथ बिगड़ जाए। देखिए तो ये 3 शब्द आया। अब इसमें ये बात कहा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो पहला आपने समझ लिया कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये 3 बात, तीनों का क्रम देख लीजिए, पहले समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर जाके अखंडता। अब तीसरी गुत्थी इस जगह दे देता है, पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष दे देता है, धर्मनिरपेक्षता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? धर्मनिरपेक्षता को मान जाते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को मानना नहीं है, पंथ निरपेक्ष को मानना है। क्यों? इसलिए कि भाई पंथ शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस जगह समझा दिया। अब एक एक करके इसका मीनिंग समझ लीजिए, क्यों इसका मतलब है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझिए, बहुत लंबी चौड़ी बात मत समझिए, नहीं तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बोर लगने लगेगा कि साहब बहुत सारी बातें हो जाती हैं, क्या याद रखूं क्या ना रखूं। मैं आपको बोलता हूं कि सूत्रबद्ध करके सारी बातों को आप याद करो। समाजवाद, ये समाजवाद का मतलब है, ये समाजवाद का मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है कि उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो। उत्पादन, ये उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसका अधिकार हो? ये सरकार का ये क्या हो? अधिकार हो। ये सरकार का क्या हो? ये अधिकार हो। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ये समाजवाद। तो ये समाजवाद के संबंध में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब इस पर हम लोग विशेष फोकस डालेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम सरसरी निगाह से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए सोशलिज्म का माने यही है। सेकंड बात हम लोग यहाँ पर देख लें। सेकंड बात हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता का माने क्या है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? ये देखिए पंथ निरपेक्षता, ये है पंथ निरपेक्षता, ये पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, ये है सेकुलरिज्म। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां पर है एकदम एक लाइन में समझिए, एकदम विद इन वन लाइन। वही एक लाइन आपको क्या कर देगा, 1000 लाइन बना देगा। आप एक लाइन में समझिए, इसका मतलब है राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसी बात को आप गांठ बांध लो, इसके बाद हजारों हजार लाइन इस पर कही जा सकती है। और ये बात यदि बेसिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत हो गया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि सरकार आपके लिए व्यवस्था करती है, चाहे आप किसी जाति, लिंग, संप्रदाय, जाति या अन्य वर्ग से हों या वर्ग विशेष से हों, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आपको पूजा उपासना, आपको जो है पूजा उपासना इबादत करने की पूरी छूट है। ये क्या है, पूरी छूट है। आप अपने स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। सरकार ये नहीं कहती है आप यदि हिंदू हो तो भाई मंदिर जाने से नहीं रोकता है, आप यदि मुस्लिम हो तो मस्जिद जाने से नहीं रोकता है, आप यदि पारसी हो या कोई अन्य हो या ईसाई हो तो भाई आपको टेंपल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? ये मेरा मामला है, ये निजी मामला है। लेकिन ये बातें बहुत सारे मुस्लिम देश में स्वतंत्रता का इस प्रकार की बातें नहीं दिया गया है। क्यों? वे उदार नहीं है, वह अनुदार है। उनमें अभी ये बातें समझ में उनको नहीं आई है कि साहब दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। अभी भी वो यही राग अलापते रहता है कि नहीं हम हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, हम ये विवादित बात करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, इसका माने समझाना चाहते हैं कि सरकार आपसे कभी भी नहीं कह सकती है कि आप ये धर्म मानो। आपको पूजा करने का, उपासना करने का, इबादत करने का, अर्चना करने का आपको अधिकार है। आप मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए, चर्च जाइए, जहाँ जाना है आप फायर टेम्पल जाइए, जहाँ जाना है चैत्य जाइए, मठ जाइए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि आम जनता को इससे कोई तकलीफ ना हो। हमारे भारत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को बनाने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर किसी के इज्जत का ख्याल रखा है, सम्मान किया है और जाति धर्म लिंग में उसको बांधा नहीं है, इंसानियत का रिश्ता रखा है। इसलिए तो भारतवर्ष दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक पैमाना है, स्टैंडर्ड है। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप समझ गए। अब बंधुत्व की बात देखें, अखंडता की बात देखें। तो ये जो अखंडता शब्द है, इंटीग्रिटी, ये क्या है? अखंडता। ये है अखंडता, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। ये है इंटीग्रिटी, ये अखंडता शब्द है। ये तो अखंडता का माने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? आपको देखो, हम आपको बड़ा सुंदर तरीके से आपको हम समझा रहे हैं कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो इंडिया अपना देख रहे हैं, ग्रेट इंडिया, कलरफुल इंडिया, ये है ग्रेट इंडिया, कलरफुल इंडिया, ये कलरफुल इंडिया, क्या कह सकते हैं? प्राइड ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या कह सकते हैं? प्राइड ऑफ द ये वर्ल्ड, ये दुनिया का जो गौरव है। आप इसमें कितना अच्छा प्रावधान दिया है सो सुनिए। इसमें यह कहा गया है कि जो तथाकथित राज्य हैं, यहां पर यह कहा गया है कि भारत के अंतर्गत जो तथाकथित राज्य है, तथाकथित ये क्या है? राज्य, 28 स्टेट्स, ये भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। कांट बी सेपरेट फ्रॉम इंडिया, ये कभी भी नहीं हो सकता है। कांट बी सेपरेट फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से कभी अलग नहीं हो सकता है। क्यों साहब? इसलिए ये अखंड भारत है। कौन शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया है? ये अखंड शब्द जोड़ दिया गया है। अनब्रेकेबल
शब्द को इसमें क्या कर दिया गया, ये जोड़ दिया गया। यदि पंजाब कहता है कि हम खालिस्तान बनाएंगे तो संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर कहता है कि मैं अलग हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। क्यों? कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? वन वर्ड इज यूज्ड, दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसीलिए आप 3 शब्द को देख लीजिए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। ये बड़ा मायने रखता है और इसके कंसेप्ट को मैंने आपको क्या कर दिया, ये समझा दिया। अब आप बच्चे अपना ध्यान रखो और बढ़िया से किताब का सहारा लो और अपने कंसेप्ट को और डेवलप करो, सो दैट यू कैन कम्पीट, यू कैन व्हाट डू बेटर इन एनी एग्जामिनेशन विच विल अरेंज बाय द इंडिया गवर्नमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ बंधुत्व की बात। ये जो बंधुत्व है, ये बंधुत्व, ये ब्रदरहुड की ये बात बताता हूँ। ये जो ब्रदरहुड है ये क्या है, इस बात को अब आप देखिए। ये ब्रदरहुड की ये बात मैं बताता हूँ, बंधुत्व की बात बताता हूँ। कॉमन सेंस की बात ये है कि लोग उसी को मानता है अपना भाई जो अपने माँ के कोख से जन्मा है, लेकिन इतना तक सीमित बात नहीं होती है। कहता है हम लोग तो यहाँ पर बात ही कुछ और है, इंडिया वालों की बात ही कुछ और है। वो केवल माँ के कोख से जन्मा हुआ अपने भाई को ही भाई नहीं मानता, बल्कि भारतवर्ष में रहने वाले सबों को अपना भाई बहन का दर्जा दिया है। और एक स्टेप में भी बढ़ा दूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर दूँ तो उन्होंने इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बात कही। तो कहने का मतलब ये है, बंधुत्व का मतलब ये है कि भाई परस्पर सामंजस्य होनी चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। तभी भारत का विकास होगा, भारत में अमन होगा, चैन कायम होगा और कैसा संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। अखंड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, बंधुत्व का मतलब ये है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी लोग क्या हैं, सभी लोगों में कौन भावना होनी चाहिए, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। अब एक बात है, समानता की बात है, ये समानता की बात है, ये है इक्वलिटी। ये क्या है? इक्वलिटी। जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट, उस समय और बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक शब्द में खाली कह दूं कि यहाँ पर समानता का मतलब है कि किसी जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग वर्ग के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई जाति है, भाई कास्ट है, ये कास्ट है, ये रिलीजियन है, ये रिलीजियन, ये क्या है, ये रिलीजियन है, ये सेक्स है, ये वर्ग है, ये क्लास है। इसके आधार पर आप नागरिक के बीच में विभेद नहीं कर सकते। देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं कह सकते हैं आप एससी हो, हरिजन हो तो भाई ये नीचे हो जाएगा, आप एसटी हो, आप संथाल हो तो नीचे हो जाएगा, आप एफसी ब्लॉक हो, आप क्लास 1 में हो, ये बात नहीं होगा। हम सब समान हैं, हम सब इक्वल हैं। ये सब बिल्कुल ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसके संबंध में देख लिया? ये समानता के संबंध में देख लिया। अब थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा क्योंकि थोड़ी सी बात इस जगह है, अभी एक मशीन, ये बड़े जनरेटर चला दिया गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन सुनने का आप जैसा कोशिश करिए। अब हम न्याय पर चलते हैं, ये न्याय पर चलते हैं। अब बस लास्ट ही है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा सुनने का। ये न्याय पर है, इस न्याय को आप देखिए। तो भारतीय संविधान में न्याय को बड़ी भारी दर्जा दिया गया है, जस्टिस दे दिया गया है ये न्याय को। तो न्याय का मतलब क्या है कि हर किसी को, चलिए आप, बड़ी सौभाग्य की बात है, जनरेटर बंद हो गया। हर किसी को उचित अधिकार क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। हर किसी को उचित अधिकार मिलना चाहिए। ये क्या है? ये न्याय है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे समुदाय हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समाज हो, हर किसी को क्या मिलेगा? उचित अधिकार मिलेगा। उनके उचित अधिकार जो देना ही उसको क्या है? ये न्याय है। तो इसमें क्या कर दिया गया भारतीय संविधान में? इसको क्या कर दिया गया? न्याय को वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफाई, इसको कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस। तो न्याय को 3 भागों में बांट दिया गया। ये न्याय को 3 भागों में बांट दिया गया और उसमें किस में कर दिया गया?
ये राजनीतिक न्याय, ये कर दिया गया, ये राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। ये किस में बांट दिया गया? तो ये बांट दिया गया सामाजिक न्याय। ये किस में बांट दिया गया? ये सामाजिक न्याय। और किस में बांट दिया गया? ये बांट दिया गया आर्थिक न्याय। ये आर्थिक, ये क्या है? ये न्याय। याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता हम नहीं बोल रहे हैं, हम न्याय बोल रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस। हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल जस्टिस, हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल, ये है जस्टिस, ये पॉलिटिकल जस्टिस। हम बोल रहे हैं सोशल जस्टिस, ये सोशल, ये हम बोल रहे हैं सोशल जस्टिस। हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक, ये हम बोल रहे हैं ये जस्टिस, ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि देश के हर नागरिक को राजनीतिक संस्थाओं में या राजनीतिक पदों पर या अन्य वर्ग क्षेत्र पर इनको क्या लेने का अधिकार है? ये भाग लेने का, इसको क्या है? ये भाग लेने का, इसको क्या है? अधिकार है। ये अपना क्या कर सकता है? अपना मत दे सकता है। अपना क्या दे सकता है? मत। ये अपना मत ये क्या कर सकता है? ये दे सकता है। ये है हमारा राजनीतिक, ये न्याय है। वो कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है, अपना मत दे सकता है, सरकार चुन सकता है, उसको किसी प्रकार की बाधा किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय में क्या है? इसमें हमने अभी अभी कहा, समानता में कहा कि जाति, धर्म, लिंग, ये वर्ग के आधार पर नागरिक के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो सोशल जस्टिस है, चाहे आपकी हैसियत जो कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस खानदान में जन्मे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एसटी वर्ग में जन्मे हैं कि एससी वर्ग में जन्मे हैं कि आप हायर क्लास में जन्मे हैं, ये तो मानव के द्वारा बनाया गया ये क्लासिफिकेशन है। आप हैं तो मानव, आप हैं तो इंसान। इसीलिए कानून में बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि कानून की निगाह में क्या है? सब समान है। चाहे आपकी हैसियत जो कुछ भी हो, आपकी हैसियत जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, आप क्या हैं? आप समान हैं। आप समान हैं, आपको विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। जाति के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर नहीं, आप क्या हैं? कानून की निगाह में सब समान हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम हरिजन हो, तुम संथाल हो, तुम लोअर कास्ट के लोग हो, तुमको जाकर के समानता का अधिकार नहीं होगा, काले या गोरे रंग के हो, ये रंग भेद की नीति, ये सब बात नहीं होगी। तो हमारे संविधान में ये बड़ा बढ़िया से ये बात कह दिया गया है कि सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए। और बहुत सारे नेता भी आज भी देखते हैं कि सामाजिक न्याय शब्द को लेकर के कितने दिन तक सत्ता में रह जाते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय दिला नहीं पाते हैं। हाँ, किसी को भी पूरा का पूरा सामाजिक न्याय दिलाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश को दिलाया जा सकता है। और लास्ट में आप देख लीजिए, यह है आर्थिक न्याय। ये आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि भाई ये धन का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। ये धन का ये क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। ये है डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या होना चाहिए? ये प्रॉपर्टी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, ये क्या होना चाहिए? ये प्रॉपर्टी। धन का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं किसी के पास अरबों की संपत्ति है और कोई खाने के बिना मरता है, किसी के पास अनेकों कमरे हैं तो किसी के छत पर, किसी के सिर पर छत तक नहीं है। ये गलत है। हाँ, मैं भी फिर से बात दोहराता हूँ, ये बात खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतनी जो आर्थिक असमानता है उसको थोड़ा कम अवश्य किया जा सकता है, और यही मूल उद्देश्य है हमारे संविधान का। तो आज मैंने आपके सामने प्रस्तावना को यथासंभव क्लियर करने का कोशिश किया। मैंने उन सारी बातों को कह दिया जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपकी समझदारी बढ़ गई होगी। और समझदारी बढ़ाने के लिए आप अन्य पुस्तक को भी पढ़िए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए, अपने शिक्षकों से बात करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मेरा आपके साथ क्या है? सदैव अच्छी बातें हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हैं। आप अपने जीवन में क्या करिए? अपने जीवन को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाइए। प्लीज बी व्हाट एपेक्स बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार के सर्वोच्च पद को प्राप्त करें, ये मेरी इच्छा है। और आपका भविष्य उज्जवल हो, बेहतर हो, और लोगों के लिए
यह वटवृक्ष के रूप में हो, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभ वचन देता हूँ। धन्यवाद।